जय हिंद होमगार्ड साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आज के सेशन में हम लोग करेंगे यूपी होमगार्ड के टॉप 30 यूपी जीके के क्वेश्चंस और पॉलिटी हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस। यानी आज के इस सेशन में आपका कंपटीशन अच्छा रहने वाला है क्योंकि 60 क्वेश्चंस होंगे, इसमें विद मिक्सचर क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए देखते हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग करते हैं आज के सेशन में। सब्सक्राइब करके रख लीजिए इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि 20 दिनों के टाइम में आपको वो क्लासेस देने वाला हूँ जो आपके रियल एग्जाम को क्रैक करने में पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं। ध्यान से देखिएगा, लोकसभा सीटें आपसे पूछी जा रही हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक कर दीजिएगा। लोकसभा में टोटल 80 सीटों की संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। लोकसभा की 80 हो गई, राज्यसभा की बात किया जाए तो टोटल 31 हैं। ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है, सिंपल याद कर लीजिएगा, 31 सीटें हैं राज्यसभा की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं। अगर विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है, तो यहाँ पर आप लोग 100 सीटों को लॉक कर दीजिएगा। विधान परिषद में टोटल 100 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर बी में आपका मेंशन किया गया है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। सबसे पहले हमने बात किया लोकसभा की सीटों की संख्या, तो लोकसभा की टोटल 80 हैं। राज्यसभा की पूछी जाए तो आपको 31 के साथ कर दीजिएगा। लोकसभा की पूछा जाए तो 80 को याद कर लेना है। विधानसभा में अगर विधान परिषद में पूछा जाए तो आपको 80 के साथ कर दीजिएगा। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, अगर आपके एग्जाम में देखने को मिले तो आप लोग राइट कर दीजिएगा। यानी कि गवर्नर हाउस के द्वारा निर्मित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर करिएगा। और ये नया क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसलिए आपको ज़रूर देख लेना है और आपके एग्जाम में भी आने की संभावना इस क्वेश्चन की जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में भी आने की संभावना इस क्वेश्चन की बन जाए। सेशन को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो गजब उत्साह एक मिलता है नए नए क्वेश्चंस और नए नए सवाल आपके एग्जाम में फंसाने का। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ये निःशुल्क है, इसका पैसा कोई नहीं कटने वाला, इसका पैसा किसी का नहीं कटने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछा जा रहा, राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। अगर पूछा जाए यूपी में राज्य सूचना आयोग कहाँ स्थित है, तो यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ राइट आंसर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर कर देना है। सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो आप इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे। और आप लोग इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग जब आंसर कमेंट बॉक्स में करते तो अंदर का आपका जो डर है वो निकल जाता है, एग्जाम हॉल का प्रेशर मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यूपी का सबसे बड़ा पुलिस जोन कौन सा है। ऑप्शन देखिए, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, कानपुर। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ करेंगे, आप तुक्का ही मारे लेकिन आंसर आपको करना है। याद कर लीजिएगा, यूपी का सबसे बड़ा पुलिस जोन जो है ये मेरठ, यानी कि सबसे पहले स्वतंत्रता की क्रांति यहीं से उठी थी। 1857 की क्रांति सबसे पहले यहीं से हुई थी। ये जो एरिया है यही सबसे बड़ा पुलिस जोन है। बात हो रही थी मेरठ की। ऑप्शन नंबर बी आपने राइट आंसर किया होगा। मंगल पांडे के द्वारा यहाँ पर ये नेतृत्व किया गया था विद्रोह का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई, सन पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए कब हुई, ऑप्शन को देखिए 1857, 1861, 1891 या 1901। तो यहाँ पर कमेंट करके बताइए उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई। तो याद कर लीजिएगा, यहाँ पर 1863 नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। 1861 में यूपी पुलिस की स्थापना की गई थी। आधिकारिक यानी कि अगर आपसे लीगली पूछा जाए तो 1863 को लॉक कर दीजिएगा, लेकिन 1863 ऑप्शन में नहीं मेंशन किया गया है, तब आपको 1861 के साथ लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1861, लेकिन एक्चुअल आंसर जो होगा ये 1863 होगा, लेकिन वो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया नहीं है। तो 1861 के अधिनियम के तहत ही बना था और 1863 में लीगली यानी कि आधिकारिक रूप से अप्रूव्ड हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। 1863 ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आप लोग 1861 के साथ राइट आंसर करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यूपीपीएससी की स्थापना कब हुई, सन पूछा जा रहा है। यूपीपीएससी की पूछा जाए 1937, 1950, 1947 या 1930। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर बताइए फटाफट। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर करेगा यानी कि 1937 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यूपी का सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। अगर जिला पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी, जनसंख्या से पूछे तो प्रयागराज, लेकिन संभाग की बात किया जाए सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर कर दीजिएगा लखनऊ। लखनऊ संभाग यहाँ पर आपका बिल्कुल सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर पूरे यूपी का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट को राइट आंसर पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। यूपी की पहली महिला राज्यपाल कौन थी अगर आपसे पूछा जाए। सरोजिनी नायडू ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी प्रतिभा पाटिल, विजय लक्ष्मी पंडित, आनंदीबेन पटेल ये सब गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए तो सुचेता कृपलानी को याद कर लीजिएगा, सिंपल याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। सभी लोग बताओ कि मुख्यमंत्री कितने साल तक रहता है, 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल। तो एक मुख्यमंत्री पिछली बार जो चुनाव हुआ था यूपी में वो कब हुआ था, 2022 में हुआ था। अब 2027 में चुनाव होगा तो बताओ मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने साल का हुआ, 5 साल का हो गया ना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर करिएगा, 5 वर्ष आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नॉर्मल से क्वेश्चन है, सभी को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भैया किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ पर आपको क्या राइट आंसर करना है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। तो यहाँ पर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो राष्ट्रपति का। सिंपल अच्छे से याद कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री, सांसद वगैरह सब रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश की विधानसभा भवन कहाँ स्थित है। यानी कि उत्तर प्रदेश का अगर विधानसभा भवन पूछा जाए कहाँ है, योगी जी अपने ये कहाँ पर बैठते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये कहाँ से, बासठ तो यहाँ पर रैलियों में निकल कर जाते हैं, लेकिन विधानसभा भवन की बात किया जाए कहाँ पर रुकते हैं, स्टेशन इनका कहाँ है, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए अड्डा जिसको बोल सकते हो, तो यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी लखनऊ को लॉक कर दीजिएगा। विधानसभा भवन लखनऊ में अपनी स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लखनऊ आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में सब डिवीजन को क्या कहा जाता है। सब डिवीजन को पता है क्या बोलते हैं, यहाँ पर तहसील। ऑप्शन नंबर बी तहसील दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग रहते हैं वहाँ पर आपका अलग अलग तहसील होगा, उसी लेवल से आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, तहसील के साथ राइट आंसर किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग बताइए कहाँ से देख रहे हैं इस सेशन को। यूपी में कुल कितने तहसील हैं लगभग में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट टोटल कितनी तहसीलें हैं, 250 से ज़्यादा, 300 या 350, 400। तो यहाँ पर आप लोग 400 से ज़्यादा तो नहीं लॉक कर सकते, लेकिन 350 से ज़्यादा कर दीजिएगा। यानी कि 351 के आसपास तहसीलें हैं, इसलिए 350 प्लस आपको लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। यूपी में तहसीलों की संख्या लगभग 350 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ग्राम प्रधान किसके अंतर्गत आता है। तो ग्राम प्रधान की बात किया जाए तो क्या नगर पालिका के अंतर्गत आएगा, नहीं, ये तो पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। नगर पालिका में आपके मेयर वगैरह आते हैं, और ये जो ब्लॉक समिति है शासन विभाग ये तो अपर यानी कि ऊंची पोस्ट हो गई, और शासन ये तो और भी ज़्यादा ऊंची पोस्ट है। इसलिए ग्राम प्रधान की बात किया जाए तो ये सबसे निचली आप लोग बोल सकते हैं पंचायत राज व्यवस्था, यानी कि सबसे निचली कार्य व्यवस्था होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को आपको लॉक कर देना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यूपी किस अनुच्छेद के तहत राज्य बना। अगर आपसे पूछा जाए यूपी किस अनुच्छेद के तहत राज्य बना, तो याद कर लीजिएगा अनुच्छेद 3 के तहत एक राज्य बना है यूपी। और यूपी जब पहले इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था तो इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन अगर आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर हमें बताइए आप कि यूनाइटेड प्रोविंस इसका नाम किस सन में पड़ा था उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग इस क्वेश्चन के साथ राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, पूछा जा रहा है यूपी की आधिकारिक भाषा क्या है। अगर आधिकारिक भाषा आपसे पूछा जाए सभी स्टूडेंट को पता होगा, अंग्रेजी नहीं है, संस्कृत नहीं है, उर्दू भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर
बी को लॉक कर दीजिएगा, हिंदी के साथ राइट आंसर करिएगा। हिंदी यूपी की आधिकारिक भाषा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यूपी की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है। अगर यहाँ पर दूसरी आधिकारिक भाषा पूछा जाए तो अवधी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है, संस्कृत भी नहीं है। पहली आपकी हिंदी हुई, दूसरी आपकी उर्दू हो जाती है। उर्दू दूसरी आधिकारिक भाषा है, अंग्रेजी वगैरह ये नहीं है, संस्कृत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, यूपी का आईटी हब किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी में आपका आगरा दिया गया है, तो आगरा में ताजमहल। अलीगढ़ आपका तालों के लिए फेमस है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़ तालों के लिए याद कर लीजिएगा। और लखनऊ नवाबों का शहर हो जाता है। नोएडा का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, नोएडा में आईटी हब है, क्योंकि ये दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। दिल्ली से सटा हुआ जैसे इलाका हो गया, गुड़गांव हरियाणा का हो गया, तो आईटी हब नोएडा के साथ सिंपली आप लोग लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क सभी को पता होना चाहिए भैया, ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी को सभी लोग सिंपल तरीके से याद कर लेना है। दुधवा नेशनल पार्क ये लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी जिले में है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य अगर आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है, तो यह ऑप्शन ए बहराइच के साथ राइट आंसर करिएगा, ये बहराइच में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभ्यारण्य हो गया, नेशनल पार्क हो गया, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जरूर जाएंगे। तो यूपी के हैं, बात यूपी की हो रही, तो आपसे पूछा जरूर जाएगा, भले एक ही पूछा जाए, ध्यान से याद जरूर कर लीजिएगा। कहाँ पर ये स्थित है करतनिया घाट, तो ये आपका बहराइच में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो ओखला पक्षी अभ्यारण्य की बात किया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर करते हैं। ठीक, क्वेश्चन के राइट आंसर का इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात किया जाए तो ये आपका चंदौली, चा फॉर चंद्रप्रभा, चा फॉर चंदौली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माँ से मंगल पांडे, माँ से मेरठ, शॉर्ट तरीके से याद करते हुए चलिए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हस्तिनापुर अभ्यारण्य किस जनपद में है। तो हस्तिनापुर अभ्यारण्य की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग मेरठ के साथ राइट आंसर करिएगा, ये मेरठ में है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेरठ के साथ सभी लोग कर दीजिएगा, मेरठ राइट आंसर बनेगा। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मेरठ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, यूपी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो आपका गोरखपुर जंक्शन हो जाएगा। ये आपका यूपी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, सिंपल याद कर लीजिएगा। एक्चुअली में होता क्या है कि गोरखपुर का प्लेटफॉर्म मान लीजिए ये स्टेशन है, इस साइड भी घर है, इस साइड भी घर है, तो इसलिए प्लेटफॉर्म को यहाँ पर ऐसे चौड़ा तो नहीं कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस साइड और इस साइड यानी कि जगह बहुत खाली है, इसलिए इसको लंबा कर दिया गया है, प्लेटफॉर्म को ही लंबा कर दिया गया है, जिससे कि आसपास के जो घर बने उनको तोड़ना ना पड़े और स्टेशन चौड़ा न करना पड़े। आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यूपी का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, मथुरा या गोरखपुर। ये ऑप्शन नंबर जो है यूपी के सबसे बीचों बीच सेंट्रल में पड़ता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। यहाँ यानी कि कहीं भी आपको जाना है तो कानपुर से हर जगह की ट्रेनें आपको मिलेगी, कहीं भी जाना चाहे भारत में तो कानपुर सेंट्रल सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थापित है। तो सबसे पहले हवाई अड्डा की बात किया जाए यूपी का, तो ये आपका स्थापित हुआ कहाँ पर, ये आज के प्रयागराज और पहले के इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। शेष 2 क्वेश्चन और आपकी जीके के हैं, उसके बाद आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा सेशन के एंड तक। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस जिले में बन रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सभी लोग बताइए, लेटेस्ट है, करंट अफेयर पर अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में फंस जाएगा कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस जिले में बन रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ देंगे, तो ये किस जिले में है। ऑप्शन ए में दिया गया बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत या नोएडा ग्रामीण। तो यहाँ पर ये जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों, ये बन रहा है गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध नगर के साथ राइट आंसर कर दीजिएगा और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का और उसके बाद हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होंगे। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क आपको बताना है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में जो सबसे लंबी सड़क हो जाएगी वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ये यूपी की सबसे लंबी सड़क है। इन ऑप्शंस में से अगर देखा जाए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की सबसे लंबी सड़क बन जाती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन हिस्ट्री के स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग वन बाय वन इन सभी क्वेश्चंस को देखते हुए चलिए। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 100% आएंगे। तो आप लोग इन सभी क्लासेस को वॉच करते हुए चलिए। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्विच कर दिया हूँ। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, आपको होमगार्ड बना के ही छोड़ने वाले हैं, ये समझ लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये सभी 60 क्वेश्चन आप लोग तैयार करते रहिए, आपके रियल एग्जाम को क्रैक करने में आपकी पूरी मदद करने वाले हैं। क्योंकि अब 20 दिनों का टाइम बचा है, इसमें आपको जितना ही ज़्यादा रिवीजन हो जाए बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है और इसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा कि आप हिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन ना स्किप करें। तभी आपको इस क्लास को देखने में पूरा फ़ायदा और इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का उपयोग सबसे पहले पाया गया था। तो सबसे पहले भैया किस धातु का यूज किया गया था या पाया गया था। ऑप्शन ए में दिया गया लोहा, तांबा, सोना या चांदी। सभी लोग फटाफट राइट आंसर करिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस धातु का उपयोग पाया गया था। तो याद कर लीजिएगा, सबसे पहले तांबा का उपयोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा किस नाम से प्रसिद्ध थी, नाम बताइए। तो यहाँ पर गुप्त साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग किस ऑप्शन के साथ राइट आंसर करोगे, यानी कि दिनार आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जैसे कि कुवैत की दिनार हो गई या सऊदी की दिनार हो गई, इसलिए ऑप्शन नंबर ए दिनार आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आपके देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जरा पाटलिपुत्र किस दो नदियों के संगम पर बसा हुआ था। तो फटाफट बताओ ये किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ था। गंगा घाघरा, गंगा गंडक या फिर गंगा सोन या गंगा यमुना। तो पाटलिपुत्र की बात किया जाए किन दो नदियों के संगम पर बसा है, तो आप लोग डिसाइड करिए। गंगा के साथ साथ एक और नदी है जो पाटलिपुत्र के इसके संगम पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर आपको गंगा और सोन के साथ राइट आंसर कर दीजिएगा। गंगा और सोन के संगम पर राइट आंसर कर दीजिएगा, पाटलिपुत्र बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, सन पूछा जा रहा है। 13 अप्रैल की घटना थी, सन 1919 आप लोग लॉक कर दीजिएगा। जनरल डायर ने 1919 में बैसाखी का त्योहार था, आग थी, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। यहाँ पर जनरल डायर के द्वारा खुलेआम गोलियां चलवाई गई थी, ये भी याद कर लेना। इस राजा को नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए, आप लोग अधिकतर लोग यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को कर रहे होंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए अच्छे से याद कर लीजिएगा, नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर करके बताइए अपने फ्रेंड सर्किल में। और यहाँ पर आपका एग्जाम अब बहुत ही नियरेस्ट है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो इसलिए आप लोग रिवीजन के तौर पर इन सभी क्लासेस को देखते हुए चलिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। और जब आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ही अच्छा हमें उत्साह मिलता है और क्वालिटी कंटेंट आपके लिए अच्छा अच्छा सर्च करके लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो अजंता एलोरा की गुफाएं अगर आपसे पूछा जाए किस धर्म से संबंधित है, जैन, बौद्ध, हिंदू और शैव। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का राइट आंसर हिंदू आएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। अजंता की गुफाएं जो हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म को लॉक कर दीजिएगा। ये हालांकि जो कैलाश मंदिर है अजंता और एलोरा की गुफाओं में वो हिंदू धर्म से संबंधित है, लेकिन अजंता की गुफाओं की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। जैसे गंगा का गंगोत्री याद कर लेते हो वैसे ही यमुना का यमुनोत्री याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यमुनोत्री आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याद कर लेना इन सभी क्वेश्चंस को। किस स्वतंत्रता सेनानी को 1917 का चंपारण आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या करेंगे, गंगाधर तिलक के साथ या महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय। 1917 में जो आंदोलन हुआ था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नील खेती के विरुद्ध चंपारण का सत्याग्रह हुआ था, इसलिए
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए लोहा सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादक होता है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा। सभी लोग बताओ सबसे ज्यादा लौह अयस्क कहाँ, सबसे ज्यादा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। कुछ लोग झारखंड को कर रहे होंगे जो कि गलत हो जाएगा। उड़ीसा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आप लोग करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अभी मैंने बताया था गंगोत्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आप लोग इस सेशन को कहाँ से वॉच करते हुए चल रहे हैं, सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। आपको इस सेशन को लाइक कर देना है, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सिलेक्शन इस बार आपको लेना ही लेना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। तो ये रेगिस्तान आपका गुजरात नहीं राजस्थान में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात में पूछा जाए तो कच्छकरण, थार मुख्यतः राजस्थान का हो जाता, थार मरुस्थल राजस्थान का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया की नहीं भारत की बात की जा रही है। अगर दुनिया की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट, अगर भारत का ओनली पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, वो आपकी हो जाएगी कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद कर लेना, हिमालय में है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में ब्लैक सॉयल यानी कि काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, राइट आंसर बताइए। काली मिट्टी सबसे अधिक भैया कहाँ पाई जाती है, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल। राजस्थान में आपको बलुई मिट्टी मिलेगी क्योंकि थार रेगिस्तान है वो, और रेत टाइप में मिलेगा तो इसलिए ये आपका कट गया। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल में से बताइए सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ मिलेगी। काली मिट्टी में कपास ज़्यादा होता है जिसको कॉटन बोलते हो, और कॉटन का जो मिल वगैरह होता है ये महाराष्ट्र के अहमदाबाद की तरफ ज़्यादा है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है ना। कपड़ों का बहुत बड़ा उद्योग माना जाता है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में यहाँ पर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है भारत के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। देखिए जितना पढ़ते हुए चल रहे हैं उतना याद करते हुए चलिए, तभी आपको एग्जाम टाइम में अच्छा लगेगा और आपका स्कोर कार्ड अच्छा निकल करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत का ऐसा कौन सा पठार है जिसको मिनरल स्टोर हाउस कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार, दक्कन पठार, मालवा पठार या कर्नाटक पठार। दक्कन पठार बहुत बड़ा एरिया है इसलिए इसको आप लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक दिया गया छोटा नागपुर पठार, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। इनमें पूछा जा रहा भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या नर्मदा। कई बार मैंने आपको बताया है, गंगा को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए गंगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैसूर चित्रकला शैली किसके लिए प्रसिद्ध है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये हैदर अली और, तो ये भैया किसके लिए फेमस है अगर आपसे पूछा जाए मैसूर चित्रकला किसके लिए फेमस है। ऑप्शन ए में दिया गया प्राकृतिक रंगों के लिए, स्वर्ण पत्र तकनीकी, ज्यामितीय आकृतियों के लिए या पशु चित्रण। तो बताओ भैया 16 का राइट आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए कि मैसूर की जो चित्रकला शैली है ये स्वर्ण पत्र तकनीक के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी को राइट आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपसे पूछा जा रहा था कौन सा महाजनपद आधुनिक बिहार से संबंधित था। बताइए कौन सा महाजनपद आधुनिक बिहार से संबंधित था। मथुरा, कौशल, वजी या मगध। तो यहाँ पर कोची व मगध दोनों ही बिहार से संबंधित है अगर आपसे पूछा जाए। अगर यहाँ पर टेक्निकली देखा जाए तो आप लोग मगध के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऑप्शन में अगर आपको दिख जाए वजी मगध दोनों, तो यहाँ पर इन दोनों, यहाँ पर दोनों को लॉक करते, लेकिन यहाँ पर दोनों नहीं दिया गया, देन आफ्टर आप मगध को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा पालेओथली काल की सर्वाधिक गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए में दिया गया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आप लोग गुजरात, आंध्र प्रदेश कोई नहीं करने वाला है, तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या करेंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, यानी कि यूपी होमगार्ड का पेपर है, अदर स्टेट का कैसे पूछेगा, ऐसा कुछ दिमाग लगाएंगे बच्चे, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर एमपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पालियोथली काल की सर्वाधिक गुफाएं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये भैया किसके साथ होना चाहिए, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, याद कर लेना अच्छे से। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग की नदियों पर आधारित है, यानी कि नेशनल वाटर हाईवे इसको बोला जाता है फुल फॉर्म के तौर पर। आम बोलचाल की भाषा हाईवे हो गई। यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग, अगर आपसे राष्ट्रीय जलमार्ग ये किन नदियों पर स्थित है, गंगा या गंगा भागीरथी हुगली ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो नेशनल वाटर यानी कि अगर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात किया जाए तो गंगा भागीरथी हुगली नदियों पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई। 1857 के विद्रोह की बात किया जाए, अभी मैंने आपको बताया था, तो ये भैया कहाँ से हुई थी, बताओ भैया, आप लोग फटाफट बताइए। यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर झांसी से देंगे या मेरठ से देंगे, दिल्ली पटना तो ये गलत हो जाएगा। तो ये आप लोग झांसी मेरठ में से दो में से कोई एक राइट आंसर करिए। यहाँ पर आंसर बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। हमारे बताने से पहले आपका राइट आंसर आना चाहिए। मेरठ मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था। 1857 की क्रांति मंगल पांडे के द्वारा स्टार्ट की गई थी, यहाँ विद्रोह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो नीति का प्रथम प्रयोग कब हुआ, सन पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, फूट डालो और राज्य करो नीति का प्रथम प्रयोग कब हुआ, फटाफट बताइए ये कब हुआ था। 1908, 1890, 1880 या 1905, कमेंट करके बताइए फटाफट। फूट डालो राज्य करो का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ, तो ये सन 1905 में हुआ था। 1905 में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो नीति का प्रथम यूज किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है। ऑप्शन ए में दिया गया कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची। तो अगर देखा जाए प्राकृतिक बंदरगाह हो सबसे बड़ा, तो ये अपना हो जाएगा मुंबई का। ऑप्शन नंबर बी मुंबई का बंदरगाह प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा है, अच्छे से याद कर लेना। मुंबई का बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक रूप से बंदरगाह है। और इस वीडियो से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अच्छे से याद कर लेना। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है। ऊटी, चेरापूंजी, मंसूरी या मैंसीराम। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। सम दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगर ये नहीं होता तो अब आप चेरापूंजी को करते, लेकिन मैंसीराम दिया गया है तो आपका ऑप्शन नंबर डी सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है। तो क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने करवाया। तो सती प्रथा कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो उनको बता दें। होता क्या था कि जो पति मर जाता था तो औरत जो होती थी या लेडी जो होती थी वो अपने पति का सर अपनी गोद में रख करके चिता पर बैठ करके वहां पर जिंदा ही जल जाती थी। यहाँ पर उसको बोलते हैं सती होना। यानी कि ये जो प्रथा है ये बहुत ही काली प्रथा थी। यानी तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या देंगे, यानी कि समाज ने जबरदस्ती इसको दिया था, शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं वर्णन था, तो इसलिए इस प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने करवाया था। तो इसलिए ये पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने करवाया था। तो ये करवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का अंत करवाया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा जरूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए याद जरूर कर लीजिएगा। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जो जबरदस्ती यहाँ पर ये प्रथा करवा रहे थे, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा भारत का राष्ट्रीय जलीय मार्ग किस वर्ष घोषित हुआ। तो अगर राष्ट्रीय जलीय मार्ग की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया गया 2014, 16, 2018, 2020। तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय जलीय जलमार्ग अगर आपसे पूछा जाए तो ये 2016 में घोषित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऐसी कौन सी नदी जिसको दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या तुंगभद्रा। तो यहाँ पर बताओ फटाफट, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ नहीं सकते आप लोग। दक्षिण की गंगा बोला जाता है कावेरी, और सुभद्रा को नहीं बोलते हैं, कृष्णा को नहीं बोलते, बचा आपका गोदावरी था। गोदावरी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी को यहाँ पर दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय किस साम्राज्य के समय विकसित हुआ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास की क्वालिटी कंटेंट आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। मौर्य, कुषाण, गंधार या गुप्त। यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय किस साम्राज्य के समय विकसित हुआ था, तो कुषाण के साथ राइट आंसर करिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कुषाण काल के साथ यानी कुषाण साम्राज्य के समय ज्यादा विकसित हुआ
हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, भारत में सबसे बड़ा कृषि उत्पादक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? करेक्ट आंसर चावल, गेहूं, मक्का, दालें। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर फटाफट दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, 5 सेकंड का टाइम है। एक क्वेश्चन आपके लिए बचा हुआ, लास्ट सेशन ऑफ दिस सेशन, उसका राइट आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर चावल, गेहूं, मक्का, दालें आपके दिया गया ऑप्शन में। तो मक्का और दालें यहाँ पर कोई नहीं करने वाला है, क्योंकि भारत की बात चल रही है। तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कृषि उत्पाद सबसे ज़्यादा किस चीज़ का है या किस फसल का है? यूपी वाले गेहूं को सोच रहे होंगे, जो कि नहीं हो जाएगा। चावल आप लोग ऑप्शन नंबर, पूरे भारत के लेवल पर देखा जाए तो चावल सबसे ज़्यादा होता है। फिर सेकंड नंबर आपका गेहूं हो जाता है। साउथ बंगाल और असम वगैरह वाले चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि समुद्र साइड जो सटा हुआ इलाका है, पानी की वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए चावल उत्पादन ज़्यादा होता है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। वो लोग पराठा वराठा बहुत कम खाने को उनको मिलता है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गेहूं वगैरह वहाँ नहीं होता है, और चावल हद से ज़्यादा, इसलिए चावल ज़्यादा खाते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन आपकी सेशन का है, पूछा जा रहा गरम दल और नरम दल का विभाजन किस पार्टी में हुआ? इसका राइट आंसर आप लोग हमें देंगे। गदर पार्टी, कांग्रेस, मुस्लिम स्वराज पार्टी। फटाफट इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर करेंगे। क्लास की क्वालिटी, कंटेंट आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट इसके सेकंड रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। और आप लोग इस सेशन को कहाँ से देखें और आज के सेशन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा। और कोई सुधार इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपका अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो उस पर आ जाएगी, क्योंकि टाइम आपका बहुत कम बचा हुआ है। इस टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाने की कोशिश की जाएगी और आपके एग्ज़ाम को क्रैक करवाने की पूरी 100% कोशिश की जाएगी। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप लोगों के द्वारा प्यार मुझे चाहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।